JDJ ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क वाला गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम JDJ ज्वेलर्स, भामाशाह मार्ग, गांधी चौक, सुजानगढ़। Central Children's Academy, Sujla's first growing and English medium co-educational secondary school, लाडनू बस स्टैंड, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक KDS राजस्थान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान में विधानसभा का चुनाव आने वाला है। वर्ष 2023 है और चुनावी वर्ष है। सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र का दृश्य है, जहां पर मुझे रास्ते में मिले हैं राजेंद्र कुमार जी नायक, जो कि रिटायर्ड IAS हैं और सुजानगढ़ की राजनीति में पिछले 2.5 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, तब से एक्टिव हैं। और क्या कुछ मुद्दे हैं सुजानगढ़ के, वो भी हम तलाशने की कोशिश करते हैं। आप रिटायर्ड IAS हैं, यानी हम कह सकते हैं कि पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और बहुत अच्छी बात है कि यदि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक योग्य व्यक्ति राजनीति में आए तो निश्चित है कि क्षेत्र के लिए एक अच्छी बात है। तो मैं कुछ उन सवालों तक भी जाने की कोशिश करूंगा और परिचय भी इनसे साथ साथ परिचय भी प्राप्त करूंगा, और कुछ उन ज्वलंत बातों पर भी मैं आऊँगा कि सुजानगढ़ के लिए वो किस तरह से सोचते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, और फ़िलहाल थोड़ा जानना चाहूँगा कि अभी यहाँ पर क्या चल रहा है। मैं अपने गांव में बैठा हूँ और मुझे कहा कि आप कुर्सी पर बैठो और ये बहनें बैठी हैं और उनसे एक चीज़ मैंने सीखी है। मैंने कहा ऊपर बैठो, क्या धरती माता है, इससे बढ़कर कोई नहीं। तो ये है, मैं जड़ों से जुड़ा हूँ, मेरे पैतृक निवास स्थान से जुड़ा हूँ, इस मेरी पैतृक जन्मभूमि से जुड़ा हूँ। कई बार मौका मिला मुझे, जब सुजला की मांग हमने करी थी ADM ऑफिस में, मैं तो इसी धरती माता पर ज़मीन पर बैठा हूँ साहब। जब ज़रूरत पड़ी इसी का मैं बैठूंगा और इसका कर्ज उतारने आया हूँ सर। बिल्कुल, मैं सभी मुद्दों पे बातचीत आपसे करूँगा। थोड़ा सा अपना परिचय आप बताएं। जैसे आप रिटायर्ड IAS हैं, इतना तो सभी जानते हैं, लेकिन IAS में आप कौन सी रैंक में थे और किस तरह की आपकी योग्यताएँ, सेवाएँ या एजुकेशन, थोड़ा एक संक्षिप्त में बताएँ। जी 1981 में मैंने MA किया था और रैंक होल्डर रहा हूँ मैं। तो मेरे प्रोफेसर ने कहा, नायक ब्यूरोक्रेट नहीं बनना है, IAS नहीं बनना है, RAS नहीं बनना है, हम भी नहीं बने, यूनिवर्सिटी में यहीं पढ़ाना है। और नागेश जी सच कह रहा हूँ, मेरा कोई IAS RAS बनने का कोई इरादा नहीं था। यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा था, लेकिन उस साल यूनिवर्सिटी में लेक्चरशिप की वैकेंसी नहीं थी। MA करके घर पर तो नहीं बैठ सकता था। RAS का एग्ज़ाम लिखा, वो क्वालिफाई हो गया। अगले साल वो IAS का मैं सिलेक्शन हो गया, और जो सर्वोच्च पद है भारत सरकार का, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैं हिंदुस्तान का 52वां कंट्रोलर जनरल डिफेंस अकाउंट्स और अपने राजस्थान का मैं पहला कंट्रोलर जनरल डिफेंस अकाउंट्स बना। मैंने अपनी सेवाएं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, DRDO, कोस्ट गार्ड, इवन डॉक्टर कलाम के साथ बहुत काम किया है, जनरल विपिन रावत के साथ में बहुत काम किया है। और मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ कि मैंने अपना समय अधिकतर भारतीय सेना को दिया है। मैं सियाचिन ग्लेशियर भी गया हूँ, वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल ना के बराबर होता है। मैं पैदल चढ़ करके बुमला पास गया हूँ, जो कि 16,200 फीट पर है। जब तक हम अपनी फ़ौज की एक एक चीज़ें को, परेशानी को नहीं समझ पाएंगे, तो फ़ौज का मनोबल कैसे ऊंचा हो सकता है। और अब मैं रिटायरमेंट के बाद में मेरे सुजानगढ़ मात्र पैतृक जन्मभूमि पर आ गया हूँ, और एक एक जो चीज़ें, यहाँ की जो बेसिक चीज़ें हैं, जो परेशानियाँ हैं, उनको मैं ढूंढ रहा हूँ और उनका समाधान कर रहा हूँ। और मैं आप सबका भी सहयोग चाहता हूँ, क्योंकि एक आदमी से नहीं होता। प्रजातंत्र तभी सफल होता है जब सब मिल करके, आप तो प्रजातंत्र के एक आधार है। मैंने कई टॉपर्स के इंटरव्यू लिए हैं, जैसे जो 10th और 12th के जो बच्चे टॉप करते हैं, उनके मैंने बहुत सारे इंटरव्यू लिए हैं, और सभी का मैंने एक कॉमन जो है ना, उनका एक सपना देखा है। बहुत से लोग, बच्चों का सपना होता है कि जब पूछते हैं कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, तो उनका सपना होता है कि हम IAS बनेंगे। और आपने वो सपना सच किया अपनी ज़िंदगी में, आप IAS बने। यानी जो सपना लोग देखते हैं, वो सपना तो आपने जी लिया। अब उसके बाद में, अब रिटायरमेंट होने के बाद में एक कंफर्ट लाइफ, पेंशन लाइफ
ना लेकर के और राजनीति में आना चाहते हैं, और राजनीति तो आपको पता है एक बहुत सेवा का काम है और उसमें बहुत सारे जो हैं तकलीफ़ें भी उठानी पड़ती हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपको आराम से कंफर्ट रहना चाहिए था? मैं आपके इस प्रश्न से बहुत खुश हूँ कि आपने प्रश्न पूछा। मैं किसी बहुत बड़े राजनेता का नाम नहीं लूँगा। जब उन्होंने मेरा परिचय लिया, मेरे दोनों बच्चे सर्विस में हैं, मेरे दोनों बहुएं सर्विस में हैं, और मैं खुद जो IAS ऑफिसर्स का क्लब है दिल्ली में, सिविल सर्विसेज ऑफिसर इंस्टीट्यूट, और फौज का एक और है जिसका राष्ट्रपति संरक्षक है, उन सब भौतिक सुख सुविधाओं को छोड़ करके जो मुझे सुख नागेश जी यहाँ मिल रहा है, AC में वो सुख नहीं था। जो सुख मुझे न मेरी पैतृक जन्मभूमि के लोगों से जो मुझे प्यार मिल रहा है, वो बहुत बहुत उन सब चीज़ों से ऊपर है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ। ये जो पसीना आ रहा है मेरे लिए अमृत से कम नहीं है। मैं पैदल जा रहा हूँ, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, जो प्यार मिल रहा है, और आप लोगों की जहाँ तक मेरी हो सकता है मैं कोशिश अभी भी कर रहा हूँ, और अगर कल आप मुझे MLA बना देते हैं तो मेरी और पावर बढ़ जाएगी। जाना और मैं क्या क्या मेरे बहुत सपने हैं सुजानगढ़ के लिए। आपने MLA की बात की है तो मैं कहूँगा कि आप राजनीति में आना आपने सोचा, क्यों सोचा वो तो आप बताएंगे ही, परंतु आपने भारतीय जनता पार्टी के आप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं 80 मोर्चा के, हैं ना, तो आपने BJP को ही क्यों चुना? ये भी आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, मैं आपका दिल से आभारी हूँ। मैं एक बार बीदा सर में जो पान की दुकान है हमारे शर्मा जी की, वहाँ बैठा था। मेरे पार्टी के लोग भी बैठे हुए थे और कांग्रेस के भी बैठे हुए थे। जो प्रश्न आपने पूछा वही मेरे से कांग्रेस के भाइयों ने पूछा कि आपने हमारी कांग्रेस को क्यों नहीं ज्वाइन करी। देखिए, अगर हम स्वतंत्रता के समय की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद में जब नेहरू जी ने एक देश दो विधान लगा दिए, कश्मीर अलग एक संविधान था। भारत की संसद में जो कानून पास होता था वो कश्मीर में लागू नहीं होता जब तक कि वहाँ की विधानसभा पास न करती। उन दो झंडे, दो विधान, मेरी भारत माता में ये कलंक लगाया है कांग्रेस सरकार ने। इसका विरोध उन्होंने किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ये क्या लगा रहे हैं आप? दूसरी चीज़, तिब्बत, भाई ये तो अखंड भारत है? क्या नेपाल कहता है कि सीता माता का जन्म न नेपाल भी तो हिंदुस्तानी था, बृहत हिंदुस्तान। तो तिब्बत को नेहरू जी ने दे दिया पाकिस्तान, चाइना को। उसके बाद में जब 1965 की लड़ाई हुई, हमने पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा भूभाग जीत लिया। और कहते हैं इंदिरा गांधी शेरनी थी। अरे वो शेरनी होती तो उस समय जब हम पाकिस्तान को उसकी ज़मीन वापस लौटा रहे थे तो अपनी ज़मीन जो कश्मीर है, पाक अधिकृत कश्मीर, उसको हम ले सकते थे। और हमारे तब 1965-71 के बाद में अमन चैन होता। लेकिन ये मोदी जी की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो कहती है कि राष्ट्र हित हमारा पहला हित है। तो जो राष्ट्र हित की बात करे तो राजेंद्र कुमार नायक तो उसी के साथ में। इसीलिए मैंने भारतीय जनता, और भी कई कारण थे लेकिन जो बड़े बड़े मुद्दे थे। जैसे आपको भारतीय जनता पार्टी में आप किससे प्रभावित हुई कहूँ तो? फिर देखिए, मैं 2018 में ऑफिशियल टूर से लंदन में था। मेरे पास में फ़ोन आया कि भाई विज्ञान भवन में RSS का सम्मेलन है। तो उसमें जो देश के टॉप ब्यूरोक्रेट्स थे उनको, और देश के उद्योगपति थे, उनको बुलाया और बताया कि RSS है क्या, संघ क्या है। मैं इतना भावुक हुआ जब भागवत साहब को मैंने सुना। और जैसे उनका भाषण ख़त्म हुआ मैं उनके पास में गया। मैंने कहा ये देश सर आपका ऋणी रहेगा। जिस ढंग से आपने भारतीय सभ्यता संस्कृति की बात कर रहे हैं और उसी कारण ये संघ अब बना हुआ है। और कई भ्रांतियाँ थी तो उन भ्रांतियों को हटाया गया। तो ये कुछ सिद्धांत है जिन सिद्धांतों के कारण, और एक बड़ा सिद्धांत, कोई भी प्रजातंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि सबका उदय ना हो। मेरी भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा एक मोटो है, अंत्योदय।
जो सबसे अंतिम पंक्ति में खड़ा है उसका उदय है। आज मैं ये दुख भी है और कहते हुए नायक समाज अंतिम पंक्ति में खड़ा है। न उसका कोई एक एमएलए है, न कोई एमपी है, और मेरे रिटायरमेंट के बाद में तो कोई आईएएस ही नहीं है। तो इन सिद्धांतों के कारण, भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों के कारण मैं पार्टी ज्वाइन। मैंने सिद्धांतों को समझने की कोशिश की। ये बड़े लेवल की बातें हैं वैसे, लेकिन हम स्थानीय लेवल पे आ जाते हैं, क्योंकि विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं और सुजानगढ़ आप विधानसभा से आप तैयारी भी कर रहे हैं। पिछले उपचुनाव के समय आप एक्टिव हुए थे, लगभग 2.5 साल का पीरियड हो चुका है और फिर से चुनाव के पाने मंडने शुरू भी हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप एक बहुत बड़ा मुद्दा है सुजानगढ़ या सुजला जू, एक ही बात है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा आंदोलन भी उसके पीछे हुआ है। राजस्थान में नए 19 ज़िलों की घोषणाएं जब से 17 मार्च को हुई और उसके बाद में जो सुजानगढ़ सुजला ज़िला नहीं बन पाया, उसको लेकर के ज़ोरदार आक्रोश लोगों में उमड़ा और हाईवे जाम हुए, बहुत सारा आक्रोश चला और धरना प्रदर्शन तो अभी तक भी चल भी रहे हैं। तो आपको क्या लगता है सुजानगढ़ ज़िला क्यों नहीं बन पाया? देखिए, रियासत काल में मेरा ये सुजानगढ़ सुजला एक ज़िला था और हम सब सुजला वासियों ने सोचा था कि आज़ादी के बाद में हमारा और विकास होगा। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हमारा जो ज़िला का स्टेटस था वो छीन लिया गया और उसके कारण जो लालगढ़ में जो रहते हैं लोग बाग, उनको चूरू जाना पड़ता है, कितनी परेशानी होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि सुजला के लिए तो मुझे खुशी ये है कि मैं उस महान आंदोलन का हिस्सा बना कि जब हमारे जनप्रतिनिधि हमारी बात सत्ता तक नहीं पहुंचा पाते, मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचाते, ये मेरी सुजानगढ़ की जनता है, सड़कों पर आई है और अपनी बात कही है। और मुझे बहुत दुख के साथ में ये कहना पड़ रहा है कि मुख्यमंत्री जी, क्या आपने तो सोच ही लिया कि भाई यहाँ से तो कांग्रेस निकलेगी नहीं, तो क्या सुजानगढ़ राजस्थान का हिस्सा नहीं है? मेरी देहरादून में पोस्टिंग थी, मैंने एक और आंदोलन अपनी आंखों से देखा, वो था उत्तराखंड का। जवान बच्चे सड़कों पर थे और उनका एक नारा था, पढ़ेंगे और लड़ेंगे। स्कूल कॉलेज जाते थे, बाद में लड़े शांति प्रिय ढंग से। तो और वहाँ उस समय तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह, उनके स्टेटमेंट देखिए, वो कहते हैं उत्तराखंड में तो मुझे जीत हासिल ही नहीं होती, इसलिए मुझे इसके परवाह नहीं। ये कैसे? हम हिंदुस्तान के भाग हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। अगर आपको वहाँ पर सीट नहीं मिली, यदि हम बात कर रहे हैं सुजानगढ़ में जिला न बनने के पीछे आपके हिसाब से क्या कारण रहे होंगे? उसका जो मुख्य कारण है, एक मैंने बताया कि शायद मुख्यमंत्री जी ने सोच लिया कि यहाँ तो मुझे जीतना नहीं है, और दूसरा जो कि सबसे मुख्य कारण जो मैं सोचता हूँ, यहाँ के जनप्रतिनिधि ने ठीक ढंग से हमारी बात को उन तक पहुंचा नहीं पाए, या तो उनको बोलना नहीं आता, या उनको समझाना नहीं आता, या पता नहीं और कुछ जो भी कारण है। तो ये बहुत बहुत दुख की बात है। इसलिए हम सुजानगढ़ के सुजला वासी एक एक मिल कर के हम इस जो हमारा एम है सुजला जिला, वो हम बनवा के रहेंगे। अब क्या लगता है, सुजानगढ़ जिला को लेकर के लंबा आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन को लेकर के अब लगता है कि जो फिर से विधानसभा शुरू होगी, क्या सुजानगढ़ या सुजला जो जिला बनेगा, बन सकता है? देखिए, आशा ही जीवन है। अगर हम निराश हो जाएंगे तो कुछ काम नहीं होगा। हम आशा रखें, हम प्रयासरत रहें। अगर ये सरकार नहीं बनाती है तो अगली सरकार भाजपा की ज़रूर बनेगी, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ सुजला जिला बनेगा और आप सबके साथ में मैं मिठाई बांटूंगा, खाऊंगा, नाचूंगा और गाऊंगा। बिल्कुल, आशा ही जीवन है, आपने कहा, बिल्कुल आशा रखनी चाहिए। एक बात कांग्रेस सरकार की करना चाहूँगा कि अभी वर्तमान में महंगाई राहत कैंप जो चलाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, और उसमें खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है और बिजली के बिलों में भी भारी छूट भी की गई है। तो आपको क्या लगता है कि इससे जनता को कितना फ़ायदा हो रहा है और क्या इसका चुनाव में कांग्रेस को फ़ायदा मिलेगा? शायद कांग्रेस ने तो ये सोचा है कि अब चुनाव होने वाले हैं, 4 महीने कुछ रह गए हैं, और वो सोचते हैं कि जनता तो बेवकूफ़ है, इनको कुछ रेवड़ियाँ बांट दो और हमारा काम चल जाएगा। गहलोत साहब, वो ज़माना गया जब
इस प्रकार से प्रलोभन ना दे करके है, कहते थे किसानों का 10 दिन में कर्जा माफ, वो जमाना गया। जब आप इस प्रकार से करेंगे इस भयंकर गर्मी में है, आप न राहत कैंप, ये तो आफत कैंप है साहब है। सरकार के पास में कौन से डाटा नहीं है, हर एक डाटा है, लेकिन उनको बुला रहे हैं, तंग कर रहे हैं। बड़े बड़े बूढ़े बुजुर्ग वो आ रहे हैं, तंग हो रहे हैं। कौन से डाटा नहीं है, सारे कंप्यूटर पर है। आप क्यों नहीं देते हैं, क्यों ये नाटक करते हैं? आप ऐसा करना बंद कीजिए। जनता आपको देख रही है। जनता वो वाली जनता नहीं रही जब ना वो बेवकूफ़ बनती थी। आज की जनता, मेरे सुजानगढ़ की जनता जागरूक है, इन प्रलोभन में आने वाली नहीं है। आपको लगभग 2.5 साल हो चुके हैं यहाँ राजनीति में एक्टिव हुए, और आप जगह जगह कार्यक्रमों में भी जाते हैं, अन्य सामाजिक और सार्वजनिक जीवन को आप जी रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपको इस 2.5 साल में कितना आप लोगों से जुड़ पाए हैं, या यूँ कहीं विधानसभा क्षेत्र के लोगों से जुड़ पाए हैं? किस तरह का रिस्पॉन्स जो है वो पब्लिक का आपके प्रति देखने को मिल रहा है? देखिए, मैं तो अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी भूल करके, और ये ज़िंदगी करीबन 210 गांव है हमारे, और इतना प्यार मिल रहा है मुझे। अब कई बार क्या है कि मेरे कई प्रोग्राम रहते हैं, कोई मुझे बुलाते हैं, कभी जागरण हो रहा है या कभी और कोई सम्मान सम्मेलन हो रहा है, तो मुझे जाना पड़ता है। तो जिस गांव में मैं चला गया, पीछे से मेरे को फ़ोन आता है, साहब आप तो हमसे मिलने नहीं है। तो ये जो शिकायत किससे करते हैं नागेश जी? जो आपका अपना होता है, जो पराया होता है उससे क्या शिकायत करेंगे? तो इस शिकायत के रूप में ही मुझे प्यार मिल रहा है। हर जगह मुझे जा रहा हूँ, सम्मान मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, और इस प्यार का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और मेरा पुरजोर कोशिश रहेगी, राजेंद्र कुमार नायक को नहीं कि सिर्फ चुनाव लड़ने आया है। मेरा बुढ़ापा तो आपके साथ में गुजरेगा साहब, और जब तक मेरे में जान है, सिर्फ कह नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं राजनेता नहीं हूँ, मैं अपना ऋण चुकाने आया हूँ, और मेरे हाथों जिन जिन का भला हो सकता है मैं ज़रूर करूँगा। भाजपा में अगर वर्तमान में बात करें, सुजानगढ़ की बात करें, तो धड़ेबाजी भी काफ़ी है, ऊपर तक है, राजस्थान तक है, और सुजानगढ़ में भी काफ़ी धड़ेबाजी है जो समय समय पर गाये बगाए सामने आ ही जाती है। क्या मानते हैं कि सुजानगढ़ में जो है बीजेपी में, भाजपा में धड़ेबाजी है? और उस धड़ेबाजी अगर आप मानते हैं तो आप कैसे मानते हैं कि उसको आप किस तरह से एक सूत्र में लाएंगे, कैसे करेंगे? देखिए, बहुत टेढ़ा प्रश्न पूछ लिया आपने। ये सच है सर। तो ये भी एक सच है कि एक परिवार में भी मतभेद होता है, लेकिन जब परिवार का मुखिया कोई निर्णय ले लेता है, हम सब मानते हैं। तो हमारे तो लोकतंत्र है साहब, बोलने की सबको छूट है, लेकिन जब पार्टी आदेश मानते हैं कि यहाँ पे कोई धड़ेबाजी है भी या नहीं? नहीं, मतभेद हो सकते हैं। जैसे एक बहुत बड़ी कहावत है, अगर 5 इकोनॉमिस्ट किसी इशू पर डिस्कस कर रहे हैं तो 6 ओपिनियन होगी। तो हम तो स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं, बोले लोग बात, ठीक है। उसके बाद में जो पार्टी के आला कमान है, जो आदेश देंगे, हम सभी उसको नतमस्तक होकर स्वीकार करेंगे। आला कमान की आपने बात की, तो देखो यहाँ पर अगर दावेदारों की बात करें चुनाव के लिए, तो एक लंबी लिस्ट है, और कई दावेदारी कर रहे हैं बीजेपी की तरफ से, अपनी अपनी तैयारियां भी कर रहे हैं अलग अलग कार्यक्रमों में। कहीं ना कहीं ये दिख ही जाता है कि चुनाव की तैयारियां कई कैंडिडेट्स हैं जो कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि आपकी दावेदारी मजबूत है? क्योंकि दावेदारी तो और भी बहुत लोग कर रहे हैं। देखिए, मेरे लगने से कुछ नहीं होता। आप लोग मिल रहे हैं, ठीक है, और पब्लिक, तो मुझे तो बहुत प्यार मिल रहा है साहब, और हद से ज़्यादा मिल रहा है। तो उसके बाद में पार्टी जो निर्णय लेगी, सर माथे स्वीकार है। बिल्कुल, चुनाव का समय आ चुका है, तो शायद तैयारियों में तो आप भी लग गए होंगे। देखिए, मेरा थोड़ा इस पे विचार अलग है। कुछ राजनेता होते हैं, 5 साल का जो चुनाव का पीरियड रहता है, 4 साल तक चुपचाप बैठे रहते हैं, आखिरी साल होता है तो एक्टिव होते हैं। राजेंद्र कुमार नायक जिस दिन से यहाँ पर आया है, उसी ढंग से एक्टिव है जो कि पहले था, आज है, और कल भी मैं ऐसे ही एक्टिव रहूँगा। बिल्कुल, आप लगातार यानी कि प्रयासरत हैं। राजस्थान के जो गैर जिला 10 विकसित शहरों में सुजानगढ़ आता है, फिर भी वो ज़िला का अभी तक जो है सम्मान नहीं पा पाया है। तो आप किन संभावनाओं को तलाशते हैं? किस मुद्दे की राजनीति आप करते हैं सर?
देखिए, एक चीज़ होता है पढ़ना और दूसरी चीज़ है उसको समझना। तो मैं राजस्थान में, मेरी जयपुर में पोस्टिंग थी, अखबार पढ़ रहा था कि इंडिया में फ्लड आ रखा है। राजस्थान का पड़ोसी राज्य हरियाणा हथनी कुंड से वो पानी छोड़ता है। दिल्ली यूपी होते हुए बाढ़ की तबाही, जान माल का नाश। तो ये मेरे एक माइंड में आया, क्यों ना ये पानी जो बाढ़ बनने का तबाही मचा रहा है उसको राजस्थान में करीबन 100 किलोमीटर अंदर लेके आ जाओ, एक बहुत बड़ा रिजर्वियर बना दीजिए। तो यहाँ की पानी की समस्या, यहाँ का इरिगेशन की समस्या का समाधान हो सकता है। बीकानेर आप देखिए, जब पानी आता है तो ये ज़मीन तो ऐसी है, इतनी अच्छी फसल दे सकती है, तो ये पानी हम ला सकते हैं। यूँ तो अपन बात करें तो बहुत लंबी बात हो सकती है, बहुत सारी विकास की संभावनाएं यहाँ पर हैं। यदि मैं कहूँ कि 3 बातें, यदि मैं कहूँ कि सुजानगढ़ के लिए कौन से 3 काम हैं जो आपके लिए प्रमुखता से है? सर्वप्रथम स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पे बेहतर हो, आगे उसको करें। दूसरी चीज़, यहाँ पर सड़कों का अच्छा जाल बिछा है। और तीसरी चीज़, इसका आर्थिक विकास। जब तक आर्थिक विकास नहीं होगा हम न आगे नहीं बढ़ सकते। आर्थिक विकास जैसे कैसे? जिला बनाकर, एक जिला बना करके, क्योंकि जब न यहाँ पर एक फुल फ्लेजेड कलेक्टर बैठेगा, फुल फ्लेजेड यहाँ पर एसपी बैठेगा, तो यहाँ पर काफ़ी कुछ विकास हो सकता है। अभी हमें वहाँ चूरू जाना पड़ता है और चूरू इतना बड़ा एक एरिया है। मैंने पहले भी अपने इंटरव्यू में, अपने भाषण में मैंने कहा है कि देखिए, प्रजातंत्र तब सफल होता है जब उसमें विकेंद्रीकरण किया जाए। तो विकेंद्रीकरण हो चुका है, लेकिन ये जो पावर है कलेक्टर की, एसपी की, उसका भी तो विकेंद्रीकरण करिए, आप दीजिए। यहाँ पर जिला बनाई है और विकेंद्रीकरण कीजिए, तभी हमारा तेजी से विकास हो सकता है। कि एक पढ़ा लिखा योग्य व्यक्ति यदि राजनीति में आए तो कितना फ़ायदा होता? देखिए, हर एक जगह एक योग्य आदमी की ज़रूरत है। जैसे जिस ढंग से आप पत्रकारिता में हैं, अगर आप योग्य नहीं हैं तो पत्रकारिता आप नहीं कर सकते हैं। अगर एक शिक्षक योग्य नहीं है, वो क्या पढ़ाएगा? अगर मैं क्रिकेट की बात करूं, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में क्रिकेट बहुत पॉपुलर हो रहा है, जिसको विकेट कीपिंग आती है आप उसको कहेंगे बॉलिंग कर? तो जो योग्य है उसी को ही मिलना चाहिए। योग्य आदमी ही विधायक बने, योग्य आदमी ही एमएलए मंत्री बने, और हमारे जो विश्व प्रसिद्ध, विश्व के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, जो इतने योग्य हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम पूरे विश्व में कर दिया, मोदी जी, वो किसी परिवारवाद के कारण नहीं आए हैं। और हम सब जानते हैं कांग्रेस पार्टी एक परिवार की पार्टी है। अरे भाई, योग्यता देखिए आप, परिवार ना देखिए। ये तो फिर वो राजतंत्र हो गया कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ये प्रजातंत्र है। जो योग्य है, जिस चीज़ के योग्य है, उसको ही आगे आना चाहिए। बिल्कुल। ये थे रिटायर्ड आईएएस राजेंद्र कुमार जी नायक, जिनसे हमने खास बातचीत की। कई मुद्दे जो सुजानगढ़ से जुड़े हुए हैं, जो उनके सिद्धांतों से जुड़े हुए हैं, जो उनकी पार्टी से जुड़े हुए हैं, सभी सवालों पर मैंने जानकारी लेने की कोशिश की और ये जानने की कोशिश की कि वो किस तरह से सोचते हैं। मैं नागेश कुमार कौशिक, सुजानगढ़ से अनिल प्रजापति के साथ आप सभी का धन्यवाद।